स्वागत है दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साथ। आपका जो पार्ट दूसरा संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी का जो पार्ट 2 है वो शुरू होता है। अब इसके पहले हमने सल्तनतकालीन भारत या मुग़लों का शासन, ये खिलजी वंश, लोधी वंश, इन सब के बारे में अध्ययन कर दिया था। अब हम शुरू करते हैं इसके आगे का टॉपिक। इसमें आगे आता है सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। दोस्तों, राजस्थान वीर रणबांकुरों की धरती रहा है और कई बार हमारे देश में या हमारे राज्य में ऐसे वीर सपूत माँ जननी ने पैदा किए हैं, जिनके बारे में हम इस बार जो 10वीं की किताब है संघर्षकालीन भारत जो दूसरा पार्ट है उसमें पढ़ेंगे हम। सबसे पहला है राव शेखा 1445 से 1488 ईस्वी। इनका जन्म 24 सितंबर 1433 को हुआ था। इनके पिता राव मोकल आमेर जयपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। 1445 में 12 वर्ष की उम्र में पिता का उत्तरदायित्व इन्होंने संभाला। राव शेखा ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। आमेर के शासक उदयकरण ने महाराव की उपाधि दी इनको। राव शेखा को आमेर के शासक उदयकरण ने महाराव की उपाधि दी और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने सफल सैनिक अभियान किया। एक प्रेरणा स्रोत कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने सफल सैनिक अभियान किया। 1473 से 1477 के मध्य जाट राजपूतों से और अन्य जगह पर उन्होंने विजय प्राप्त की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और 1449 में राजधानी आमेरसर को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी आमेरसर को बनाया 1449 में। आमेरसर में भगवान जगदीश का मंदिर और 1477 में शिकारगढ़ का किला बनवाया। राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से भी ये उल्लेखनीय प्रश्न है कि आमेरसर में भगवान जगदीश का मंदिर किसने बनवाया था, तो इसका उत्तर है राव शेखा ने। और 1477 में शिकारगढ़ का किला बनवाया। महाराव शेखा ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े। मात्र 12 वर्ष की उम्र में जब उत्तरदायित्व संभाला और 16 वर्ष की उम्र में सफल सैनिक अभियान किया और पूरे जीवन काल में उन्होंने 52 युद्ध लड़े। 1488 में रालावता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई। तो ये राजस्थान के वीर सपूत। अगले हैं हम्मीर देव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी तक। बाघ भट्ट का पुत्र और जैत्र सिंह का पुत्र हम्मीर देव। ठीक है, बाघ भट्ट का पुत्र जैत्र सिंह और जैत्र सिंह का पुत्र हम्मीर देव 1282 में रणथंबोर का शासक बना था। हम्मीर देव चौहान रणथंबोर के शासक बने 1282 में। राजा बनने के बाद उन्होंने भीम रस के राजा अर्जुन देव को, दक्षिण के परमार शासक भोज को, चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर और पुष्कर, चंपा, इन सब को जीता। इस उपलक्ष्य में कोटिय जन यज्ञ किया। हम्मीर देव चौहान ने कोटिय जन यज्ञ किया और ये जितने भी अभी नाम लिए इन सब को जीतने के बाद उन्होंने कोटिय जन यज्ञ किया। इन्होंने 17 युद्ध लड़े जिनमें से 16 जीते। हम्मीर देव चौहान ने 17 युद्ध लड़े थे और 16 इनमें से जीते थे। जलालुद्दीन खिलजी भी हम्मीर देव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा था और रणथंबोर से 1291 में वो वापस लौट गया था। ऐसी उनकी मोर्चाबंदी थी। 1296 में जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी राजा बना और वह भी रणथंबोर को जीतने की योजना बनाने लगा। जब मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह ने हम्मीर के पास शरण ली, यहाँ पर ये थोड़ी सी कहानी है कि जो वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो एक था वो वहाँ पर उसकी शरण में चला गया, तब उन्होंने उसको शरण दे दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के अंत में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंबोर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी। उसको एक बहाना चाहिए था और वो बहाना उसको मिल गया जब हम्मीर देव ने उसको शरण दी थी। इस आक्रमण का जवाब देने के लिए हम्मीर ने अपने 2 सैनिक अधिकारी भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा।
ये दो अधिकारी सैनिक अधिकारी थे, भीम सिंह और धर्म सिंह, उनको हम्मीरदेव ने भेजा। दोनों ने उस सेना को पराजित किया और लूट करके रणथंभौर की ओर रवाना हुए। दो सैनिक अधिकारी भीम सिंह और धर्म सिंह, सोचिए उस जो दिल्ली के शासक थे उनके ऊपर भारी पड़े और वो उनको लूट करके वापस रणथंभौर की ओर रवाना हुए। देखते हैं आगे क्या होता है। वापस उलुग खां के नेतृत्व में सेना आई, जिसने वो जो सेना हार करके चली गई एक बार, वो वापस आई और उसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए, परंतु उलुग खां रणथंभौर की ओर नहीं जाकर वापस दिल्ली की ओर आ गया। एक बार उन्होंने हार का मजा चख लिया था, इसलिए वापस नहीं गए। एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान और उलुग खां को बड़ी सेना लेकर के भेजा, फिर से भेजा, परंतु इस बार नुसरत खान की मृत्यु हो गई। यह समाचार मिलते ही अलाउद्दीन खिलजी बड़ी सेना लेकर स्वयं रणथंभौर की तरफ आ गया। हम्मीर के दो सेनापति रणमल और रतिपाल, ये दो सेनापति थे जो हम्मीरदेव के साथ उन्होंने विश्वासघात किया और उस विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी की जो तुर्की सेना थी वो किले के अंदर प्रवेश कर गई। अगर ये विश्वासघात नहीं करते तो अलाउद्दीन खिलजी उस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। राजपूत स्त्रियों ने हम्मीर की रानी रंग देवी ने और उनकी पुत्री थी पदमला या देवल दे, दो नाम थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में जल जोहर किया था। जैसे अग्नि जोहर होता है वैसे ही ये जल जोहर किया था। उन राजपूत स्त्रियों ने, कन्याओं ने वीरता से लड़ते हुए हम्मीर मारा गया। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन का रणथंभौर पर शासन स्थापित हुआ। हमने रानी पद्मिनी की कहानी सुनी है, ठीक वैसे कई सारे जौहर हुए, उनमें से जल जौहर ये प्रसिद्ध है जो हम्मीर की रानी ने किया था और उनके साथ उनकी पुत्री थी पदमला या देवलदे। इसके बाद जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि वो जो दो सैनिक थे या दो सेनापति थे रणमल और रतिपाल, उनको कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि जब तुम उनके नहीं हो सके जिनके पास खा रहे थे तो हमारे क्या होगे। इस हिसाब से रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन ने मरवा दिया। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी आया था। अमीर खुसरो का नाम पहले वाले जो वीडियो आपने देखा है उसमें भी नाम आया था। तो अमीर खुसरो इस युद्ध में आया था। हम्मीर के बारे में कहा गया है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये हम्मीर के बारे में, उनकी जिद, उनके स्वाभिमान के बारे में कहा गया है और ये बहुत प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में। हम्मीर ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की न्याय की छतरी अपनी पुत्री के नाम पद्मला तालाब, ये दोनों बनवाए। उनकी पुत्री का नाम अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पदमला या देवलदे। तो उन्होंने पदमला तालाब उनकी पुत्री की याद में और एक 32 खंभों की न्याय की छतरी उनके पिता की याद में बनवाई। हम्मीर के दरबार में बिजादित्य नामक कवि भी रहता था। तो ये थे हम्मीर देव चौहान। अब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे हम। महाराणा प्रताप जो जगत विख्यात हैं, जिनकी स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, उन महाराणा प्रताप की कहानी इस पाठ में पढ़ेंगे हम। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 9 मई 1540 में हुआ था और वो कुंभलगढ़ के एक कटारगढ़ में बादल महल में हुआ था। कुंभलगढ़। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। उनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। इनका विवाह 1557 में अजब दे पंवार के साथ हुआ और 16 मार्च 1559 को अमर सिंह जी का जन्म हुआ था। उनके सुपुत्र अमर सिंह जी, जिनके बारे में कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई थी। नानो सो अमर्यो चीख पड़ियो, जो घास की रोटी के बारे में बहुत प्रसिद्ध कविता है, वही अमर सिंह जी का जन्म 1559 में 16 मार्च 1559 को हुआ था। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में उनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हुई और वहीं उनका दाह संस्कार हुआ। गोगुंदा में ही उदय सिंह जी का दाह संस्कार हुआ और उसी दिन महाराणा प्रताप का राज तिलक भी हुआ। 28 फरवरी 1572 को उनका राज तिलक हुआ। 1570 में अकबर का नागौर में अकबर दरबार लगा था। वो जब अकबर ने जितने भी हमारे राजस्थान के राजपूताने के जो थे शासक,
उन सबका दरबार लगाया था और उसमें अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नागौर के दरबार में नागौर में अकबर का दरबार लगा था 1570 में। अकबर ने प्रताप के पास 4 दल भेजे। एक तो जलाल खान 1572 में, फिर मानसिंह जून 1573 में, फिर भगवंत दास अक्टूबर 1573 में और टोडरमल दिसंबर 1573 में। और इन सब का एक ही कारण था, एक ही इन सब का उद्देश्य था कि जैसे तैसे महाराणा प्रताप भी उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। जब इनसे बात नहीं बनी तो अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई। जब ये 4 दल से कुछ काम नहीं हुआ तो अकबर ने सोचा कि महाराणा प्रताप को बंदी बना लिया जाए। तो उस बंदी बनाने के लिए इसके लिए मुख्य सेनापति मानसिंह और सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया और उनको कहा सेना लेकर के जाएं और महाराणा प्रताप को बंदी बना लें। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को रवाना हुए। सूचना मिलते ही महाराणा प्रताप ने भी गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच, गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में एक जगह है जिसका नाम है हल्दी घाटी, पीले रंग की ज़मीन जिसकी वजह से उसको हल्दी घाटी कहा जाता है। उस हल्दी घाटी नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाला। उनको सूचना मिल गई कि ये मानसिंह और आसफ खां आ रहे हैं तो उन्होंने वहाँ पड़ाव डाला। दोनों सेनाएं 18 जून 1576 को प्रातःकाल आमने सामने हुई। दोनों सेनाएं महाराणा प्रताप की सेना और उधर से मुग़ल सेना में महान सिंह और आसफ खां की सेनाएं। महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूर का नेतृत्व प्रथम चरण में सफल रहा। जब ये आमना सामना हुआ तो महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खान सूर जो उनका नेतृत्व कर रहे थे सेना का, वो प्रथम चरण सफल रहा। मुग़लों की तरफ से इतिहासकार बदायूनी भी भाग खड़ा हुआ। उधर मुग़लों की तरफ से बदायूनी था, वो भाग खड़ा हुआ उस युद्ध में। मुग़ल सेना के 73 खां ने झूठी अफवाह फैलाई कि बादशाह अकबर स्वयं आ रहे हैं। एक झूठी अफवाह 73 खां ने फैला दी उधर हल्दी घाटी के युद्ध में कि बादशाह अकबर स्वयं सेना लेकर के आ रहे हैं। तो फिर मुग़लों की फिर से हिम्मत बधी, नहीं तो ये उनकी हिम्मत टूट गई थी मुग़ल सेना की। अब राजपूत सेना दूसरे मोर्चे रक्तताल बनास नदी के किनारे आ गई। रक्तताल बनास नदी के किनारे है, वहाँ पर दूसरे मोर्चे पर राजपूत सेना आ गई। इस युद्ध में राणा की ओर से पूना और राम प्रसाद हाथी तथा मुग़लों की ओर से गजमुक्ता और गजराज, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। राम प्रसाद जो हाथी था महाराणा प्रताप का, उस राम प्रसाद हाथी का महावत मर गया। मर जाने के कारण राम प्रसाद मुग़लों के हाथ में लग गया। जो राम प्रसाद प्रसिद्ध हाथी था महाराणा प्रताप का, वो उसका महावत मर जाने से वो हाथी मुग़लों के हाथ लग गया और अकबर ने फिर उसका नाम बाद में पीर प्रसाद रखा। देखते हैं आगे। प्रताप अपने चेतक के ऊपर सवार होकर के मर्दाना हाथी पर बैठे मानसिंह की तरफ बढ़े। कहा जाता है कि चेतक का जो आगे का भाग था वो हाथी के जैसा, उसकी सूंड वो सब और उसकी ऊंचाई भी बहुत थी। तो उधर सामने मानसिंह हाथी पर बैठे हुए थे, उस हाथी का नाम था मर्दाना हाथी, और चेतक के ऊपर महाराणा प्रताप बैठे हुए थे। वो उस मानसिंह की तरफ बढ़े। लड़ते समय हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई। और वो जब लड़ाई कर रहे थे मानसिंह और महाराणा प्रताप, तो उस समय हाथी की सूंड में एक जहरीला खंजर बंधा हुआ था जिससे चेतक की टांग कट गई। और जब घोड़ा घायल हो गया चेतक, तब महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया गया। इसी समय झाला मन्ना जो महाराणा प्रताप की सेना में था, वो महाराणा प्रताप के पास आया और उसने कहा कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाएं। झाला मन्ना उस युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुए। चेतक बलीचा गांव का नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। जब महाराणा प्रताप को वो लेकर के जा रहा था चेतक, तो बलीचा गांव है उधर उदयपुर के पास, वहाँ पर ये नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट की अमर काव्य वंशावली ग्रंथ और राज्य प्रशस्ति में लिखा है कि इस समय शक्ति सिंह को प्रताप ने माफ़ कर दिया और गले लगाया। जब वहाँ पर महाराणा प्रताप गए और चेतक भी परलोक सिधार गया था, उस समय शक्ति सिंह आया। ये पहले जब युद्ध हो रहा था उस समय शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया था, परंतु बाद में जब आया तो महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह को माफ़ कर दिया और गले लगा लिया। 1577 में स्वयं अकबर और 1577 से 1579 तक शाहबाज खान ने 3 बार मेवाड़ अभियान किया, परंतु सब असफल रहा।
महाराणा प्रताप ने कोलियारी गांव कमलनाथ पर्वत के पास आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित की। जब वहाँ से वो निकल आए युद्ध से हल्दी घाटी से, तो कोलियारी गांव कमलनाथ पर्वत के पास आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित की। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना प्रताप से लड़ने आए, परंतु अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को अमर सिंह ने बंदी बना लिया। अब्दुल रहीम खान खाना अपन ने पहले पढ़ा था पहले वाले वीडियो में। तो ये जब आए तो उस समय अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के सुपुत्र थे, उन्होंने बंदी बना लिया परिवार सहित। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना जब आए थे तो उसको बंदी बना लिए। तो प्रताप ने उन्हें वापस सम्मानपूर्वक परिवार के साथ उनको छोड़ने को कहा कि भाई अमर सिंह जी इनको छोड़ दीजिए, सम्मान से उनको छोड़ दिया। प्रताप और अमर सिंह ने दिवेर की संपूर्ण घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। दिवेर की घाटी वो जहाँ जहाँ उन्होंने अस्थायी राजधानी स्थापित की थी, उसके आसपास का इलाका उन्होंने इसका अधिकार कर लिया। 5 दिसंबर 1584 को भारमल के पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा, परंतु मांडलगढ़ में उसकी मृत्यु हो गई। यही नीलकंठ महादेव का निर्माण भी महाराणा प्रताप ने करवाया। 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। पहले राजधानी अहमद ने पढ़ी थी, उन्होंने बनाई थी कमलनाथ पर्वत के पास आवरगढ़ में, और अब राजधानी बनाई चावंड को। यह अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही और यहीं चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। नीलकंठ महादेव का मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर भी यहीं बनवाया। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप को चोट लगी और 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही उनकी मृत्यु हो गई, परंतु उन्होंने जीवन भर गुलामी को स्वीकार नहीं किया। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये भी ज़रूर याद रखें कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी का युद्ध है और जो दिवेर है उसको मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये थे महाराणा प्रताप हमारे। अब है राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी। मालदेव झाला और रानी स्वरूप दे का पुत्र राव चंद्रसेन, उनका जन्म 16 जुलाई 1541 में हुआ। 31 दिसंबर 1562 को मालदेव की मृत्यु पर सबसे छोटा होने पर भी वह मारवाड़ के शासक बने। सभी संतानों में वो सबसे छोटे थे, फिर भी मारवाड़ के शासक बने 1562 में। इनके बड़े भाई ने अकबर की शरण ले ली। अब जब छोटे थे और वो राजा बन गए तो बड़े भाई साहब थे वो चले गए अकबर की शरण में, और अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर भेजी। उन्होंने जाकर के कहा कि भाई छोटा भाई राजा बन गया और मैं रह गया, तो अकबर ने सेना भेज दी। 1564 पर जोधपुर के किले पर सेना का अधिकार हो गया। 1564 में जोधपुर का जो किला था उसके ऊपर मुग़ल सेना का अधिकार हो गया। फिर राव चंद्रसेन वहाँ से निकले और भादरा जुन में जाकर के उन्होंने शरण ली। 1570 के अकबर के लगाए नागौर दरबार में, हमने पढ़ा था ये पहले महाराणा प्रताप का टॉपिक जब चल रहा था, तो अकबर ने जो दरबार लगाया था नागौर दरबार, उसमें चंद्रसेन गए परंतु वो वापस चले आए। अब अकबर ने अपनी सेना भादरा जुन में भेज दी कि जो आए थे नागौर दरबार में फिर चले गए, तो अकबर ने फिर से सेना भेज दी भादरा जुन में। राव चंद्रसेन यहाँ से अपने भतीजे कल्ला के पास सोजत में पहुँच गए। वहाँ से भी वो निकल गए और वहाँ से अपने भतीजे कल्ला के पास पहुँचे। अब ये मुग़ल सेना पीछा करते करते यहाँ भी आ गई और फिर वो वहाँ से सिवान बाड़मेर में पहुँचे। सिवान से सारण की पहाड़ों पाली में संचिया नामक स्थान पर पहुँचे और 11 जनवरी 1581 को उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों ये स्वतंत्रता के पुजारी थे, जैसे महाराणा प्रताप हमारे हुए, राव चंद्रसेन हुए, और भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वीर रणबांकुरे हुए हैं जिन्होंने कभी किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। अगले हैं बीकानेर के राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी। कल्याणमल राठौड़ के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। 1570 में लगे अकबर के नागौर दरबार में वह शामिल हो गए और अकबर के विश्वास पात्र बन गए। राय सिंह प्रथम 1572 में जोधपुर के अधिकारी बने। जब वहाँ अकबर के विश्वास पात्र बने तो उनको 1572 में जोधपुर का अधिकारी बना दिया। उनके पिता की 25 सितंबर 1574 में मृत्यु हो जाने से फिर वो बीकानेर के राजा बन गए, बीकानेर के शासक बन गए। इब्राहिम मिर्ज़ा
के नागौर विद्रोह का उन्होंने दमन किया था। इन्होंने आधा सिरोही मुगलों के अधीन करके महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। मुगलों का जो उन्होंने आधा सिरोही था वो मुगलों के अधीन करके महाराणा प्रताप का सौतेले भाई थे जगमाल जी, उनको दे दिया। 1583 में सुल्तान के आक्रमण से दत्तानी नामक स्थान पर जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान ने सिरोही वापस ले लिया। ये जो भाग ले लिया था मतलब जगमाल जी को दिया था वो सुल्तान ने वापस ले लिया। अकबर ने राय सिंह को 1593 में जूनागढ़ प्रदेश दिया। 1604 में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि भी दी उनको। जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण और राय सिंह प्रशस्ति भी लगवाई। कर्मचंद्र वंशो कीर्तनक काव्य में राय सिंह को राजेंद्र कहा है। राय सिंह को राजेंद्र किसमें कहा गया है तो ये काव्य है कर्मचंद्र वंशो कीर्तनक, उस काव्य में कहा गया है। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत राय सिंह जी के समय की ही मानी जाती है। दक्षिणी भारत में बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 में उनकी मृत्यु हो गई। अगले हैं सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय 1699 से 1743 ईस्वी तक। सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय का जन्म 3 सितंबर 1688 को बिशन सिंह जी के घर हुआ था। उनके पिता की मृत्यु के बाद 19 दिसंबर 1699 में वो आमेर के शासक बने। औरंगजेब ने प्रभावित होकर के उनका नाम विजय सिंह से जय सिंह रखा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये दो भाई थे और इनमें से एक का नाम विजय सिंह था, एक का नाम जय सिंह था। तो जो जय सिंह थे वो अलग थे और ये विजय सिंह थे और विजय सिंह से इनका नाम फिर जय सिंह रखा गया, इसलिए ये जय सिंह द्वितीय। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके 4 पुत्र थे औरंगजेब के, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। उनमें शासन के लिए युद्ध हुआ। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, अकबर तो वो पहले थे, ये एक और हैं, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। उनमें शासन के लिए युद्ध हुआ तो मुअज्जम ने सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। ये भी थोड़ी देर मैंने आपको कहा था कि इनके ये 2 भाई थे, तो सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को उन्होंने ये मुअज्जम ने अपनी ओर मिला लिया। मुअज्जम जीत गया और उसने अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। अब विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया और आमेर का नाम इस्लामाबाद रखा और उसके बाद फिर उसका नाम बदल करके मोमिनाबाद रखा। देबारी समझौता। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जयसिंह मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ शादी करे और उसका पुत्र ही आमेर का आगामी राजा बने। ये एक देबारी समझौता हुआ था और देबारी समझौते में क्या था कि अमर सिंह जी ने द्वितीय थे, उन्होंने शर्त रखी कि सवाई जयसिंह उनकी पुत्री से शादी, चंद्र कुंवरी से शादी करे और फिर उनका पुत्र ही आमेर का आगामी राजा बने। ये देबारी समझौता था। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर के मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी थी। ये सवाई जो उपाधि है वो मोहम्मद शाह ने दी थी जयसिंह को, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि। 1725 में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गति की गणना के लिए एक सारणी बनाई। ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। ज्योतिषी की विद्या के ऊपर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जयसिंह कारिका। 5 वेधशालाएं बनाई जिसमें जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन, ये 5 जगह पर 5 वेधशालाएं हैं। और सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर का जंतर मंतर है। और ये जो वेधशाला है जयपुर की जंतर मंतर वो यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में रखा है। 2010 की जो लिस्ट है उसमें जयपुर का नाम जयनगर था। जयसिंह ने कछवाहा राजवंश की राजधानी जयपुर बनाई। पहले नाम जयनगर था और अब सवाई जयसिंह ने इसके जो राजधानी बनाई जयपुर, अब इसका नाम जयपुर रखा। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 में कई यज्ञ करवाए और 21 सितंबर 1743 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। अब हैं अमर सिंह राठौड़। यह गज सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे परंतु किसी के बहकावे में आकर के उन्हें देश निकाला दे दिया। बड़े पुत्र थे गज सिंह के परंतु कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हो गई जिसकी वजह से गज सिंह जी ने अमर सिंह जी को देश निकाला दे दिया। जब अमर सिंह शाहजहाँ के पास चले गए जिसने उन्हें राव की उपाधि दी।
वहाँ से जब गज सिंह जी ने इनको निकाल दिया तो वो शाहजहाँ के पास गए और उन्हें शाहजहाँ ने उनको राव की उपाधि दी। एक बार वे 15 दिन तक मुग़ल दरबार में अनुपस्थित। एक समय क्या हुआ कि वो शाहजहाँ के दरबार में तो थे, परंतु किसी कारण से वो 15 दिन तक मुग़ल दरबार में जा नहीं पाए। तो उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया और कहा भाई क्यों नहीं आए 15 दिन तक। परंतु जब वे इस सभा में आए तो सलावत खां ने उनको गंवार कहा। जुर्माना लगा तो ठीक है, वो गए और जाने के बाद सलावत खां वहाँ पर थे, उन्होंने उनको गंवार कह दिया अमर सिंह जी को। अमर सिंह जी ने तुरंत उसके सीने में कटार उतार दी। ये जो भाई साहब थे सलावत खां, उनके सीने में कटार उतार दी अमर सिंह जी ने। और फिर बादशाह शाहजहाँ पर आक्रमण कर दिया। बादशाह शाहजहाँ वहाँ से भागकर जनाना महल में चले गए। उसी दरबार में ये सब घटनाक्रम हुआ। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम की लालच में उस पर आक्रमण करके अमर सिंह को मरवा दिया। अमर सिंह जी के साले साहब थे अर्जुन गौड़, उन्होंने ही इनाम की लालच में उन पर आक्रमण करवाया और अमर सिंह जी को मरवा दिया। इससे क्रोधित होकर के अमर सिंह के जो सरदार थे, सैनिक थे, वो शाहजहाँ के निवास स्थान लाल किले में बुखारा द्वार से प्रवेश कर गए, परंतु वे सभी वीर गति को प्राप्त हुए। ये जो बुखारा द्वार था वहाँ लाल किले में शाहजहाँ जहाँ रहता था, तो उसमें प्रवेश कर गए, परंतु वे सभी वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए। और बुखारा द्वार तब से बंद करवा दिया गया, जब से ये सैनिक अंदर प्रवेश कर गए उसके बाद से बंद करवा दिया गया। और फिर उस दरवाजे का नाम अमर सिंह का फाटक रखा, क्योंकि अमर सिंह जी के लिए ही ये सब सरदार सैनिक वहाँ गए थे, तो उसका नाम बुखारा द्वार से तब अमर सिंह जी का फाटक रखा। फिर इस द्वार को 1809 में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर ने ही खोला। तब से लेकर के ये दरवाज़ा बंद रहा और उसके बाद ये दरवाज़ा 1809 में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर ने खोला। तो ये था हमारा राजस्थान के वीर रणबांकुरे। अब पढ़ेंगे हम मराठों का इतिहास। और मराठों के इतिहास में दो मुख्य रूप से नाम प्रसिद्ध हैं। वैसे तो बहुत सारे मराठे सरदार हुए हैं, परंतु मुख्य रूप से हमारी किताब में जो दे रखे हैं वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर तानाजी। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। मराठों का इतिहास पहले देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी दक्षिणी भाग में स्थित दक्कन के पठारों को संप्रति महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, साम्राज्य या जो उसका क्षेत्रफल है। यहाँ के निवासी, जिन्हें मराठा कहा जाता है, छोटे कद के होते हैं और मजबूत शरीर वाले होते हैं, और ये गुरिल्ला युद्ध में बहुत कुशल होते हैं, छिप करके घात करना। 15वीं और 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन में भी इसे और अधिक सुदृढ़ किया मराठों को। तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित आदि संतों और दार्शनिकों ने ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध भक्ति मार्ग प्रशस्त किया। चलिए पढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य। ये मेरा ये जो कर्सर चल रहा है ये राजस्थान का इलाका है और ये गुजरात का जो भी वर्तमान में गुजरात है, ये पूरा इलाका, ये पूरा साम्राज्य था मराठों का। छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे हम। 1627 से 1680 ईस्वी तक बीजापुर की सामंत शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। ये सामंत थे शाहजी भोसले बीजापुर के, और माता का नाम था इनकी जीजाबाई। पुत्र शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवनेर का दुर्ग और तारीख 20 अप्रैल 1627 ईस्वी। दादाजी कोणदेव और जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास की देखरेख में शिवाजी की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। बहुत ही धार्मिक भाव की महिला थी जीजाबाई, और गुरु भी समर्थ स्वामी रामदास। कई कहानियाँ पढ़ी होंगी आपने। 12 वर्ष की आयु में अपने पिता से उन्होंने पूना की जागीर प्राप्त कर ली। मात्र 12 वर्ष की आयु में एक जागीर पूना की उन्होंने प्राप्त कर ली। 1646 में 19 वर्ष की आयु में तोरण दुर्ग, रायगढ़ और चाकन पर अधिकार किया। 1647 में बारामती, इंद्रपुर सिंहगढ़ और पुरंदर का दुर्ग भी जीता। 1656 में कल्याण और झावली का दुर्ग जीता और अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई इन्होंने। शिवाजी को रोकने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान नामक सेनापति को भेजा था। अफजल खान द्वारा धोखा देने की वजह से शिवाजी ने बगनखे से उसको मार डाला। अफजल खान सेनापति था और उसने धोखा दिया, तो शिवाजी ने बगनखे से उस पर वार किया और वो मारा गया अफजल खान।
शिवाजी ने औरंगजेब के वायसराय शाइस्ता खां को हरा करके भेज दिया था। ये हमने पढ़ा था जब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे। वायसराय औरंगजेब ने बनाया था उधर शाइस्ता खां को, तो शिवाजी ने शाइस्ता खां को भी हरा के भेज दिया। 1664 में शिवाजी ने मुग़लों के अधीन सूरत को लूटा। जो मुग़लों के अधीन था सूरत, उसको लूटा शिवाजी ने 1664 में। अब औरंगजेब ने मिर्ज़ा जयसिंह और दिलेर खान को भेजा, जिन्होंने अनेक किले अपने अधिकार में ले लिए। औरंगजेब ने मिर्ज़ा जयसिंह और दिलेर खान को भेजा और उन्होंने कई किले अपने अधिकार में ले लिए। और शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी 1665 में। ये हमने वहाँ पढ़ा था औरंगजेब का जब अपन पढ़ रहे थे, इसी पार्ट का पहले जो पार्ट 1 है उसमें, जिसके अनुसार ये जो पुरंदर की संधि है उसके अनुसार शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग थे वो मुग़लों को सौंप दिए और शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुग़ल दरबार में मनसबदार बनाया गया। ठीक है, एक शिवाजी का पुत्र थे, बड़े पुत्र संभाजी को मुग़ल दरबार में रखा। मई 1666 में शिवाजी मुग़लों के दरबार में आए, परंतु उन्हें नज़रबंद कर लिया गया। लेकिन नवंबर 1666 में अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से निकल गए। ये भी कहानी बड़ी रोचक है। 1670 में उन्होंने विद्रोह करके मुग़लों की अधीनता में चले जाने वाले अपने सभी किलों पर कब्ज़ा कर लिया। 1670 में वापस उन्होंने अपने सभी किलों पर कब्ज़ा कर लिया जो मुग़लों ने ले लिए थे। 1676 में रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक किया और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति की उपाधि उन्होंने 1676 में धारण की और तब से उनको कहा जाने लगा छत्रपति शिवाजी महाराज। और अंत में 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। अब पढ़ते हैं दोस्तों बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की शुरुआत मोहम्मद तुगलक के अधिकारी हसन ने की थी और हसन का दूसरा नाम था ज़फ़र शाह। और वो जो बहमनी की शुरुआत हुई थी 1347 में हसन के द्वारा। यह फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज था, इसीलिए इस साम्राज्य को बहमनी साम्राज्य कहा जाता है, क्योंकि ये जो हसन था वो फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज था। इसने अलाउद्दीन बहमद शाह का खिताब धारण किया और कुलबर्ग में अपनी राजधानी बनाई। जो हसन था या ज़फ़र शाह था, उसने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण किया था, कुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। बहमनी साम्राज्य उत्तर में पैनगंगा से लेकर के दक्षिण में कृष्णा और पश्चिम में गोवा से लेकर के पूर्व में भूंगिर तक फैला हुआ था। हसन की मृत्यु हुई 1358 में। फिर ये विजयनगर पास में ही था। विजयनगर और बहमनी का संघर्ष चलता रहा। बहमनी के 9वें सुल्तान अहमद ने कुलबर्ग से राजधानी को हटा करके बिदर बनाई। पहले कुलबर्ग जो राजधानी बनाई थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बहमन शाह ने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने, और उसके 9वें सुल्तान, बहमनी साम्राज्य के 9वें सुल्तान ने राजधानी को हटा करके बिदर बना दी। 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवा, जो राज्य का सेवक था, उसको फांसी दे दी। गवा की मृत्यु के बाद बहमनी इस राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। तो एक व्यक्ति था जो उस राज्य का सेवक था, मोहम्मद गवा, उसकी फांसी के बाद बहमनी राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। बहमनी राज्य में रूसी व्यापारी एथानासियस निकितन 1470 से 1474 तक उसने भ्रमण किया। रूस का व्यापारी था जिसने प्रजा की स्थिति को दयनीय बताया। दोस्तों कई सारे आए भ्रमण के लिए हमारे देश में। रूस का नाम अभी तक हमने ये पहली बार पढ़ा, तो इसका नाम ज़रूर याद रखें। रूसी व्यापारी एथानासियस निकितन 1470 से 1474 यहाँ बहमनी साम्राज्य में आया था। अभी हमने बहमनी के साथ में विजयनगर साम्राज्य का नाम सुनाई था। तो जैसा आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, ये पूरा दक्षिण भारत का ये वाला जो भाग है, जैसे जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ये पूरा विजयनगर का एम्पायर है। और उसके पास ये वाला जो इलाका है, ये बहमनी किंगडम, बहमन का साम्राज्य है। तो ये विजयनगर साम्राज्य और ये बहमनी साम्राज्य। पढ़ते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। अभी हमने पढ़ लिया बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर इस साम्राज्य की नींव रखी थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे और उन दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी है उसके उत्तरी तट पर ये विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। वे काम्पिली राज्य के
राज्य के मंत्री भी बने। इसके लिए मोहम्मद तुगलक ने इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया और बाद में आज़ाद भी कर लिया था। मोहम्मद तुगलक ने दोनों भाइयों को बंदी बनाया और फिर छोड़ भी दिया। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत संरक्षण में लिया है। दोस्तों, आजकल हमारे जो नए नोट आए हैं उसके ऊपर आप इसका चित्र देख सकते हैं, हम्पी का नाम भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत संरक्षण में लिया है, हम्पी को, विजयनगर की राजधानी को। हरिहर जो भाई था बुक्का का, उसका राज्यारोहण 1336 में हुआ। 1346 में हुए सेल के प्रदेश अपने साम्राज्य में मिला लिए और इसी साल उसका भाई बुक्का उत्तराधिकारी बना। 1336 से 1346 यानी 10 साल हरिहर और उसके बाद उसका भाई बुक्का उत्तराधिकारी बना। विजयनगर का साम्राज्य पूरे दक्षिणी भारत में रामेश्वरम, तमिल और चेर प्रदेश तक फैलाया। उसके बाद शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक हरिहर द्वितीय, हरिहर और बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय 1377 से 1406 ईस्वी में उत्तराधिकारी बना विजयनगर साम्राज्य का। और ये जो हरिहर द्वितीय था वो शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। 1406 से 1422 तक देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य को संभालने में रहे और 1422 से 1426 तक देवराय द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य को संभाला। देवराय द्वितीय को गजबेटकर, हाथियों का शिकारी, गजबेटकर का मतलब हाथियों का शिकारी की उपाधि मिली थी। ये भी याद रखने लायक कि गजबेटकर की उपाधि या गजबेटकर किसको कहा गया है, तो देवराय द्वितीय। इस साम्राज्य का अंतिम शासक हुए हैं मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष थे। दोस्तों, पाठ के अब हम अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं, जहां पर कुछ अंश रहा है जिसमें पढ़ेंगे हम सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, और उसके बाद बंदा बैरागी तक पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे महाराज रणजीत सिंह जी के बारे में। तो चलिए सिख धर्म के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे हम गुरु नानक देव से, उसके बाद अंगद, उसके बाद अमरदास। ये इस स्लाइड पर आपको 3 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। 13वीं सदी के प्रारंभ से ही असहिष्णुता और घृणा का वातावरण बना हुआ था देश में। 13वीं सदी की शुरुआत में चारों तरफ असहिष्णुता और नफरत का वातावरण बना हुआ था। ऐसे में 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म होता है। 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव का विवाह सुलखनी के साथ हुआ। नानक ने मानस की जात सबे एक, यानी मनुष्य की जात, मनुष्य जो है वो सब एक हैं, इस बात का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया और उनकी इन यात्राओं को उदासियाँ कहा जाता है। कहीं हमने पढ़ा था, अगर मैंने अपने पहले वाले वीडियो आपने देखे हों तो कई बार तीर्थ कहा गया है किसी यात्रा को। अब यहाँ पर उदासियाँ कहा गया। नानक देव की जो भारत भ्रमण की यात्रा थी उनको उदासियाँ कहा गया है। नानक देव की शिक्षाएं थी मुख्य रूप से एक ईश्वर में विश्वास करना, नाम की महानता और उपासना, और गुरु की महानता। ये मुख्य रूप से उनकी शिक्षाएं थी गुरु नानक देव की। इन्होंने जाति पाति ऊंच नीच का विरोध करके समाज सुधार का कार्य किया। उस समय जो वातावरण जो बना हुआ था, इन सब चीज़ों का विरोध किया और समाज सुधार किया। जपूजी, पट्टी, आरती, रहीराम और 12 मास इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जपूजी, पट्टी, आरती, रहीराम और 12 मास। इनके बाद इस कार्य को उनके शिष्य अंगद ने आगे बढ़ाया। गुरु नानक देव के बाद इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया अंगद ने और गुरुमुखी लिपि का विकास किया। अंगद ने, जो इनके शिष्य हुए हैं गुरु नानक देव के और सिख धर्म के अगले गुरु, अंगद ने इस बात को आगे बढ़ाया और गुरुमुखी लिपि का विकास किया। अंगद ने लंगर प्रथा का प्रचलन किया। लंगर प्रथा सब जानते हैं, ज़रूरतमंदों को भोजन करवाने का लंगर कहा जाता है। मंजिया सत्संग केंद्र की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करवाने का कार्य किया। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, जिसको पूजनीय है, जिनको जो अपना होते हैं उनके धर्म स्थल वहाँ पर रखा जाता है गुरुद्वारे में, तो उसको संकलित करवाने का कार्य अंगद ने किया। 1552 में गुरु अंगद की मृत्यु व्यास नदी के किनारे हुई। अंगद के बाद शिष्य अमरदास नए गुरु बने।
जिन्होंने पुराने कार्यों को आगे ला करके वैशाखी का त्यौहार बनाया। वैशाखी का त्यौहार यहाँ से शुरू होता है गुरु अमरदास जी के बाद से। और उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा सभी जानते हैं, तो उस सती प्रथा का विरोध किया अमरदास जी ने। बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने गोविंदवाल आया था। अमरदास जी के दर्शन करने बादशाह अकबर गोविंदवाल आया था। तो गुरु नानक, अंगद और अमरदास। इनके बाद हम पढ़ते हैं गुरु रामदास और अर्जुन देव, इन दो गुरुओं के बारे में। गुरु रामदास 1574 से 1581। इन्होंने धार्मिक केंद्रों की संख्या बढ़ाई और 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर बनाया और उसे कहा गया अमृतसर। सभी जानते हैं ना अमृतसर, पंजाब में। ओके, अमृतसर बनाया 500 बीघा विशाल ज़मीन पर सरोवर बना करके। इनके कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर अकबर ने हटा दिया। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अकबर गुरु अंगद के दर्शन करने आए थे। अब यहाँ पर गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर जो टैक्स लग रहा था वो अकबर ने हटा दिया। इन्होंने गरीबों को दान देने की मनसद प्रथा का प्रचलन किया। मनसद प्रथा का प्रचलन गुरु रामदास ने किया। और मनसद प्रथा क्या थी? गरीबों को दान देने की प्रथा। अब गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहलाने लगे। अब गुरु को सच्चा पातशाह कहला जाने लगा। पहले सदगुरु कहा जाता था, अब सच्चा पातशाह भी कहलाने लगे। गुरु रामदास के बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव। 1581 से 1606 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु और सच्चे संगठनकर्ता हुए हैं गुरु अर्जुन देव। जहांगीर के विरोधी खुसरो को आशीर्वाद देने से जहांगीर ने इन्हें प्राण दंड दिया था। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, खुसरो को जब आशीर्वाद दिया तो जहांगीर इससे नाराज़ हो गया और उनको प्राण दंड दिया था गुरु अर्जुन देव को। अर्जुन देव के शहीद हो जाने से एक महान घटना घटी कि अब सिख सैनिक संघ बन गया। पहले सिख सैनिक संघ नहीं था, पर जैसे ही गुरु अर्जुन देव को प्राण दंड दिया और वो शहीद हो गए तो सिख अब सैनिक संघ बन गया। सबसे पहले स्लाइड में हमने 3 गुरुओं के बारे में पढ़ा था, इसके बाद 2 गुरु, और अब इस स्लाइड में हम 4 गुरु के बारे में पढ़ेंगे। गुरु हरगोविंद सिंह, हरि राय, हरि कृष्ण और तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद सिंह हुए 1606 से 1645, ये सिख गुरु बने। इन्होंने सेली, उनकी माला की जगह 2 तलवार धारण करने की, और पीरी यानी धार्मिक गद्दी और मीरी यानी राजनीतिक पदवी, ये धारण करने की उन्होंने बात करी। 2 तलवार, एक पीरी और एक मीरी। पीरी धार्मिक गद्दी और मीरी राजनीतिक पदवी। अब उन्होंने भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ कर दिया। हरगोविंद सिंह जी ने भेंट में धन की जगह अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ किया। हर मंदिर के पास 1699 में एक ऊंचा तख्त बनाया जिसे अकाल तख्त कहा है, और यह सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक है। अकाल तख्त, इसको याद रखना, अकाल तख्त। अकाल तख्त सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक है, और वो 1699 में गुरु हरगोविंद सिंह जी के समय में ये बना। जहांगीर ने हरगोविंद जी को जेल में बंदी के रूप में ग्वालियर में रखा। इनके बाद गुरु हरि राय 1645 से 1661, फिर हरि कृष्ण 1661 से 1664, और फिर तेग बहादुर 1664 से 1675 ने सिख पंथ का प्रचार करने का कार्य किया। औरंगजेब ने तेग बहादुर का सिर कटवा दिया था और उनके लिए लिखा था, सिर दिया पर सार यानी सिरड़ नहीं दिया, यानी उन्होंने अपना सिर दे दिया पर अपनी पगड़ी को झुकने नहीं दिया, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। ऐसा गुरु तेग बहादुर के बारे में कहा जाता है। दिल्ली में तेग बहादुर का स्मारक चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ये उनका स्मारक है, दिल्ली में चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। 10वें गुरु पढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से 1708 ईस्वी में। गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे ये गुरु गोविंद सिंह जी, और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए हैं। औरंगजेब के अत्याचारों के विरोध में शस्त्र और शास्त्र शिक्षा हेतु शिक्षण केंद्रों का विकास किया इन्होंने। लाहौर के सूबेदार को नदौन के युद्ध में पराजित किया।
सिखों को संगठित करने और नव चेतना जागृत करने के लिए 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की। खालसा पंथ की शुरुआत करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह, और इसका मुख्य प्रयोजन था सिखों को संगठित करना और उनमें नव चेतना जागृत करना। खालसा पंथ की शुरुआत 1699 में हुई। बलिदानी 5 भक्तों द्वारा पंज प्यारे पाहल यानी चरणामृत और अमृत छकाना यानी पता से धुला पानी की एक नई प्रथा प्रारंभ की इन्होंने। खालसा पंथ के सिक्कों को पंच ककार 5 क धारण करना आवश्यक था। खालसा पंथ जो भी उसको आता था उस खालसा पंथ में वो 5 क हैं, कड़ा, केश, कच्छ, कृपाण और कंगा। ये 5 क रखने ज़रूरी हैं जो खालसा पंथ में जाता है उनको। 1705 में मुगलों के आक्रमण के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी को 1705 में आनंदपुर छोड़ना पड़ा। उनके पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैद करके सरहिंद के किले में दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। उनके 2 पुत्र, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। चमकौर के युद्ध में अन्य 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह भी शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र पहले जिंदा चुनवा दिए गए और 2 अन्य पुत्र थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो भी शहीद हो गए चमकौर के युद्ध में। खुदराना के संघर्ष में 40 सिखों ने वीरगति प्राप्त की। उन्हें मुक्ता और उस स्थान को मुक्तसर कहा है। खुदराना का जो संघर्ष हुआ था उसमें 40 सिखों ने वीरगति प्राप्त की थी, उनको मुक्ता कहा और उस जगह को मुक्तसर कहा। 1 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह परलोक सिधार गए। बंदा बैरागी 1708 से 1716, मात्र 8 वर्ष बंदा बैरागी। इनका मूल नाम माधव दास था, बहादुर था या लक्ष्मण देव भी था। बंदा बैरागी क्यों कहते हैं वो आगे अपन देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह के दक्षिण प्रवास के समय स्वयं को गुरु का बंदा कहा गया। ठीक है ना, ये नाम तो इनका था बहादुर, माधव दास या लक्ष्मण देव, परंतु जब गुरु गोविंद सिंह दक्षिण की तरफ गए थे तो स्वयं को गुरु का बंदा कहा और इसलिए उनको कहा गया बंदा बैरागी। बंदा ने सर्वप्रथम सरहिंद पर आक्रमण किया। बंदा ने माजा के मजायल जाटों के सहयोग से छप्पर चिड़ी नामक स्थान पर वजीर खां के टुकड़े कर दिए। 36 लाख वार्षिक राजस्व वाले प्रदेश पर अब बंदा शासन करने लगा था। सरहिंद की विजय से उत्साहित सिखों ने अमृतसर, बटाला, कलानौर और पठानकोट पर भी अधिकार कर लिया। पंजाब में मुग़ल प्रशासन समाप्त हो गया। ठीक है ना, बंदा बैरागी ने ये काम किया कि पंजाब में मुग़ल प्रशासन समाप्त हो गया। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ने सेना भेजी तो बंदा लोहागढ़ की पहाड़ी दुर्ग में चला गया। इसके बाद नए मुग़ल बादशाह फर्रुख सियर ने सफदर खान के नेतृत्व में मुग़ल सेना भेजी। लंबे समय तक गिरे रहने के बाद बंदा ने आत्मसमर्पण कर लिया और वहीं बंदा बैरागी को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, पढ़ते हैं हमारे इस पाठ का अंतिम टॉपिक, महाराजा रणजीत सिंह। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 में गुजरावाला में हुआ। इनके पिता महासिंह की मृत्यु 1792 में हुई। 1792 से 1797 तक जो शासन परिषद थी, माता, सास, दीवान लखपत राय ने प्रशासन कार्य संभाला था। क्योंकि 5 साल वो ये उस समय बहुत छोटे थे तो उनकी पिता की मृत्यु के बाद शासन कार्य इन्होंने संभाला। 18वीं शताब्दी के अंत में पंजाब में एक राज्य उन्होंने स्थापित किया। 1799 में लाहौर और 1805 में अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया उन्होंने। 1803 में अकालगढ़, 1804 में गुजरात के साहिब सिंह और 1808 में सतलज नदी पार करके फरीदकोट, मलेरकोटला और अम्बाला को जीता उन्होंने। 1809 की अमृतसर की संधि के बाद सतलज नदी के पार अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और 1818 में मुल्तान और 1834 में पेशावर पर उन्होंने कब्ज़ा किया और फिर 1840 में रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये था अपना पाठ दूसरा, कक्षा 10वीं RBSc का, संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक।
प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो आप तक जैसे ही अपलोड हो आप उनको देख पाएँ, सुन पाएँ और अपने नॉलेज को बढ़ा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।